वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, मैं एक नया सीरीज़ लेकर आपके लिए बिल्कुल हाजिर हुआ हूँ। ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूज़फुल है। मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में मैं आपके लिए क्या पढ़ाने जा रहा हूँ और मैंने क्या कुछ नया किया है। सबसे पहले तो इस सीरीज़ का नाम मैंने क्या रखा है वो आप सुन लीजिए। इस सीरीज़ का नाम मैंने पापा सीरीज़ रखा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये वो सीरीज़ है जो आपके एग्ज़ाम को बिल्कुल क्लियर करवाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि थ्योरी के साथ साथ हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। उसके अलावा अकाउंट्स के थ्योरी के अलावा हम इसमें ऑब्जेक्टिव के जितने भी नोट्स हैं वो सब मैंने इसमें वन लाइनर टिप्स में मैंने रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस सीरीज़ को कंप्लीट किया तो आपका थ्योरी तो कवर होगा ही, इसके अलावा आपके सारे ऑब्जेक्टिव और डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में थ्योरी का बहुत महत्व है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसा कि आपको पता है कि आपका 50% ठीक है 50% जो है आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेस है। मतलब इसके बाद थ्योरी का काफ़ी महत्व है। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं जनरली थ्योरी से पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके जहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे वहाँ पर थ्योरी का ऑप्शन होगा। इसका मतलब यह है कि अकाउंट में अगर प्रैक्टिकल आप बहुत मेहनत नहीं भी कर पाते हैं, ठीक है, या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या आपके पास वक्त नहीं है, तो एग्ज़ाम के दिनों में आप सिर्फ थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्लियर करके जाएंगे तो आपका कितना नंबर आएगा ये आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन टॉपिक है, बेहतरीन सीरीज़ है। आपसे गुजारिश है कि आप इसे अटेंड करें और अपने दोस्तों को भी अटेंड करवाएं। ठीक है, और ऐसा सीरीज़ आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, ढूंढने से मिलेगा। ठीक है, तो बहुत मज़ा आना है। शुरुआत करेंगे हम लोग, बहुत मज़ा आएगा आपको हमारे साथ पढ़कर भी और इस टॉपिक से जुड़कर भी। ठीक है, और देखिए मैंने इसको एक एक चैप्टर वाइज कंप्लीट किया है, एक एक चैप्टर वाइज पीडीएफ तैयार किया है। पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल ना रहेंगे। ठीक है, आप कोशिश ये करेंगे कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं आप उसको अपने नोटबुक में नोट करें। ठीक है, एक फेयर बनाएं थ्योरी का, अकाउंट की थ्योरी का, प्लस में जो ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगा वो भी आप कंप्लीट करें। जब आप वन लाइनर फॉर्म में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑब्जेक्टिव का, एमसीक्यू का, ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में। ठीक है, दोनों आप देख सकते हैं, आपको बेहतरीन लगेगा। वहाँ यहाँ मैं आपको नोट्स दूंगा ऑब्जेक्टिव का, वहाँ मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें, इजाज़त चाहेंगे, शुरू करते हैं। ठीक है, और आज का जो चैप्टर है अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर है 12th का, वो जो चैप्टर है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझते हैं, ऐसी संगठन जो प्रॉफिट, नॉट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, बात को समझना। और नॉट जहाँ लग गया इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट नहीं कमाएगी। ठीक है भैया, ये जो प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो ऐसी कैसी कौन कौन सी संगठन होती है जो प्रॉफिट नहीं कमाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी संगठन होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, वो समाज की सेवा के लिए काम करती है। कौन कौन सी ऐसी संगठन होती है, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे में आपने अस्पताल देखा होगा, जैसे में आपने पुस्तकालय देखा होगा, जैसे में आपने विद्यालय देखा होगा, जैसे में आपने धार्मिक संस्थाएँ देखी होगी। धार्मिक संस्थाएँ का मतलब क्या है, जो आपका मंदिर है, मस्जिद है ना, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, ठीक है, चर्च है, ये सारी की सारी संस्थाएं, ठीक है, वो समाज की सेवा के लिए, लाभ के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने मंदिर बना लिया, आपने मस्जिद बना लिया तो आपका प्रॉफिट का जगह है। हाँ सर, तो फिर प्रॉफिट की जगह नहीं है, वहाँ पर क्या करना है, फिर वहाँ पे हिसाब किताब होते हैं। आप ये जान लो कि कोई भी काम फोकट में नहीं होता है और हर जगह हिसाब है। ठीक है, हर जगह पैसे का लेन देन है। ठीक है, एक मंदिर भी बनती है तो वहाँ पे हज़ारों लाखों का पैसा खर्च होता है। ठीक है, लाखों का वहाँ ट्रांजेक्शन है तो उसका हिसाब रखना पड़ता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। गैर व्यापारिक संगठन से आप क्या समझते हैं, ये परिभाषा देखिएगा, बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप इसमें बहुत कुछ और जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसी, या एक बार बता दूं कि गैर व्यापारिक संगठन या गैर लाभकारी संगठन दोनों का मतलब सेम है। गैर व्यापारिक का संगठन का मतलब जो व्यापार नहीं करती है। ठीक है, व्यापार नहीं करती है तो लाभ नहीं कमाती होगी। जो व्यापार करता है, व्यापारी से आप पूछो समाज की सेवा करोगे बिना लाभ के, करेगा? नहीं करेगा, उसको लाभ चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए। तो समाज की सेवा करने वाली संस्थाएं, समाज की सेवा करने वाली जो संस्थाएं होती है वो लाभ नहीं कमाती हैं।
ठीक है। समाज की सेवा करने वाली संस्थाएं क्या करती है, वो लाभ नहीं कमाती है। वो क्या करती है, वो प्रॉफिट कमाती नहीं है, वो अपने सदस्यों के और समाज की का ध्यान रखती है, उसे सेवा देती है। ठीक है, आइए परिभाषा पढ़ेंगे, है ना, मेरे साथ साथ आप रीड करिए। ठीक है, मेरे साथ साथ आप रीड करेंगे। गैर व्यापार ऐसी तमाम संस्थाएं जिनकी समाज सेवा करने के लिए की जाती है, जिनकी स्थापना, ऐसी तमाम संस्थाएं जिनकी स्थापना समाज की सेवा के लिए की जाती है, ऐसी संस्थाओं को गैर व्यापारिक संगठन कहते हैं। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, ये लाभ नहीं कमाते हैं, ये बात आप समझ लीजिए, ये प्रॉफिट नहीं कमाते। जैसे अस्पताल हो गया, पुस्तकालय हो गया, विद्यालय हो गया, धार्मिक संस्थाएं। आपसे एग्जाम में पूछ भी लेगा कि इनमें से कौन सी संस्थाएं हैं जो गैर व्यापारिक नहीं है। ठीक है, जैसे पुस्तकालय दे दे तो गैर व्यापारिक है, अस्पताल दे दे तो गैर व्यापारिक है, विद्यालय दे दे तो गैर व्यापारिक है। अब जैसे कुछ ऐसी संस्थाएं जो गैर व्यापारिक नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो कि साझेदारी फॉर्म है, तो गैर व्यापारिक नहीं है, क्योंकि जब आप साझेदारी फॉर्म चलाओगे तो वहाँ पैसे की बात करोगे, जब आप बिजनेस की बात करोगे, जहाँ बिजनेस की बात होगी वहाँ प्रॉफिट की बात होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी मतलब है कि ऐसी संस्थाएं जो लाभ नहीं कमाती है, समाज की सेवा करती है, उसको गैर व्यापारिक संगठन कहते हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया, परिभाषा क्लियर हो गया। गैर व्यापारिक संगठन से आप क्या समझते हैं, गैर व्यापारिक संगठन का मतलब ऐसी संस्थाएं जो लाभ नहीं कमाती हैं। ठीक है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। अब आइए लाभ न कमाने वाली संस्थाओं, मैं चाहता हूं कि आप इसको, है ना, वीडियो को पॉज करके इस परिभाषा को नोट करो। चलो, है ना, वीडियो को पॉज करो, परिभाषा नोट करो। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के उद्देश्य, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के उद्देश्य बताइए। देखिए ऐसा है कि मैंने इस सीरीज में, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिया हो। ठीक है, मैंने पूरा किताब उठाया है, पूरा बुक उठाया है। ठीक है, अगर आपने इस सीरीज़ को कंप्लीट किया, मैं वादे के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि इसके बाद आपको पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है थ्योरी पेपर के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, ये काफ़ी है, इनफ है आपके 10+2 के एग्ज़ाम के लिए, इनफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का उद्देश्य बताइए, क्या काम करती है ये, ठीक है, क्या इनका उद्देश्य क्या है, तो सिंपल सा मतलब ये, सिंपल जवाब है कि यह अपने सदस्यों की समाज की सेवा प्रदान करती है, पहला उद्देश्य। सेवा के लिए लोक कल्याण में वृद्धि करती है। ठीक है, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति उन्नति में योगदान देती है। ठीक है, ये सारी संस्थाएं धर्म से जुड़ी होती है, शिक्षा से जुड़ी होती है, स्वास्थ्य से जुड़ी होती है, कला और संस्कृति से जुड़ी होती है ना, खेल कूद से जुड़ी होती है। तो उसमें क्या करती है, वृद्धि करती है, योगदान देती है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। ठीक है कि नहीं? चलिए, जैसे एक पुस्तकालय वो क्या करती है, शिक्षा में योगदान देती है। जैसे आपका मंदिर है, क्या करती है, वो धर्म में योगदान दे रही है। ठीक है, लोगों को धार्मिक बनाने का काम कर रही हैं। ठीक है, एक अच्छे धर्म की परिभाषा है ये सब चीज़ें। तो दो बातें आपने सीख लिया, अपने सदस्यों और समाज की सेवाएं प्रदान करती है, लोक कल्याण में वृद्धि करती है, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और संस्कृति इत्यादि में उन्नति में योगदान करती है। ठीक है, ये समझ गए। तीसरा उद्देश्य देखिएगा, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। बहुत मैंने आपको जस्ट बताया कि इनका उद्देश्य क्या, लाभ कमाना नहीं होता है, ये विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है। देखिए, रट्टा मारने से कुछ नहीं होना है, आप इसको लिखो, ठीक है, आप याद करो या एक बार पढ़ो, पढ़ते रीड करते रहो और अपनी समझदारी को विकसित करो कि मुझे क्या लिखना है, आपको उद्देश्य लिखना है। जितनी बातें आपको गैर लाभकारी संगठन के बारे में आपको पता है सब लिख डालिए पॉइंट बनाकर। ठीक है, चौथा देखिए, इन संस्थाओं के कोष के मुख्य स्रोत क्या है, चंदा। ठीक है, मतलब यह है कि इसमें पैसे कहाँ से आते हैं, इन संस्थाओं के पास पैसे कहाँ से आते हैं, मंदिर के पास पैसे कहाँ से आते हैं, आपको भी पता है क्योंकि आप भी जानते हैं। मस्जिद के पास पैसे कहाँ से आते हैं, आपको भी पता है, चंदा से आते हैं, दान से आते हैं, कई बार सरकारी सहायता से भी ये सभी पैसे आते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखिएगा। ठीक है, 5 नंबर, इन संस्थाओं द्वारा प्राप्तियों भुगतान खाता। इन संस्थाओं में कौन कौन खाता बनाया जाता है? ऐसा नहीं कि व्यापारिक संगठन में हम लोग अकाउंटिंग को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं हम लोग जर्नल से। पहले हम लोग जर्नल करते हैं, फिर लेजर करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं, इतनी सारी काम करते हैं। लेकिन गैर व्यापारिक संगठन में क्या है कि गैर व्यापारिक संगठन में इतना काम करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल सबसे पहले प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना है और सिंपल उसके बाद आय
व्यय खाता बनाना है और आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि गैर व्यापारिक संगठन में कितने खाते या स्टेटमेंट रखे जाते हैं, तो मात्र 3 रखेंगे, ठीक है। एक रखेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता, दूसरा रखेंगे आय व्यय खाता, तीसरा रखेंगे आर्थिक चिट्ठा। सर इसका मतलब ये है ये चैप्टर अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल के लिहाज से भी बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें 3 ही अकाउंट के बारे में पढ़ने हैं और जनरली आपको प्राप्ति एवं भुगतान खाता या आय व्यय खाते से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया ये टॉपिक। आपसे गुजारिश है कि इसको आप नोट करें और एक बार खुद भी पढ़ें, ठीक है। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। लीजिए मैंने क्लियर कर दिया, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर डालिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाभकारी और अलाभकारी संगठन में क्या अंतर है, ठीक है। अंतर पूछा गया है कि लाभकारी संगठन से क्या समझते हैं, अलाभकारी संगठन से क्या समझते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है व्यापारिक संगठन से क्या समझते हैं। जहाँ व्यापारिक की बात आएगी वहाँ पर लाभ की बात आएगी, जहाँ व्यापार की बात नहीं आएगी वो अलाभकारी संगठन होगा, सिंपल। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की बात अगर हम लोग कर लें तो लाभकारी संगठन का क्या उद्देश्य है, लाभ कमाना, सिंपल। एक तरफ याद करो, दूसरा तरफ ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, समाज की सेवा करना, ठीक है। कोष, इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, तो मालिक स्वयं कोष लगाता है। अगर साझेदारी में आप काम कर रहे हैं तो आप साझेदारी में पैसे लगाएंगे, अकेले काम कर रहे हैं तो आप अकेले पैसा लगाएंगे। और उस कोष में क्या होता है कि जो आप प्रॉफिट जब प्रॉफिट और संचय कमाते हैं, ठीक है, तो उस कोष में ऐड होता चला जाता है। मतलब ये है कि आपने पैसे लगाए और आप प्रॉफिट कमाते चले जाएंगे, उसमें ऐड होता चला जाएगा, क्लियर। लेकिन अलाभकारी संगठन में ऐसा नहीं है। अलाभकारी संगठन में पैसे कहाँ से आते हैं, सरकारी सहायता के रूप में आते हैं और सदस्य से आते हैं। 2 जगह से पैसे आते हैं, या तो उस संगठन के जितने भी सदस्य हैं वो पैसा देंगे या सरकार सहायता प्रदान करेगी के रूप में जुटाया जाता है। इसको पूंजी कोष कहा जाता है। एक बात आप जान लीजिए कि जब हम बिजनेस करते हैं अकेले, अगर कोई बिजनेस करते हैं तो वो मेरी पूंजी है, ठीक है। लेकिन अगर हम गैर व्यापारिक संगठन में जाते हैं तो उसी पूंजी का नाम पूंजी कोष है, कैपिटल फंड कहते हैं उसको, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा भी पूंजी कोष से आप क्या समझते हैं, देखना एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, पूरा किताब मैंने उठाया है, ठीक है। बहुत मज़ा आना है। चलिए इससे बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ें, 2 टॉपिक हो गए, तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लाभकारी संगठन अपने कार्य के परिणाम को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के रूप में दिखाती है। जब आपने 11th में पढ़ा होगा है ना, व्यापारिक संगठन के लिए जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए होंगे तो जो परिणाम है, वो जो रिजल्ट है, वो शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के रूप में आप दिखाते हैं। लेकिन गैर व्यापारिक संगठन उसी प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं कहती है। चूँकि मंदिर ये कहे कि मुझे प्रॉफिट हो गया तो आप बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। मस्जिद ये कहे कि मुझे इतनी का प्रॉफिट है तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं ना, तो आप समाज की सेवा कर रहे हैं। हाँ, आपके पास पैसे सरप्लस हो सकते हैं, आपके पास पैसे डिफिसिट के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। तो सरप्लस या अधिक के रूप में आप पैसे को दिखा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते मुझे प्रॉफिट का लिहाज कहाँ रखा जाता है, प्रॉफिट की बात कहाँ की जाती है, जब आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो कार्य का शुद्ध परिणाम क्या है, तो भाई इधर क्या हो रहा है कि गैर व्यापारिक संगठन में क्या हो रहा है, ये शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के रूप में ये बताते हैं कि मेरे पास शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। वही पैसा अगर हम गैर व्यापारिक संगठन में चले जाएं, सपोज कर लीजिए मेरा कोई दुकान है, स्टेशनरी का दुकान है, ठीक है। स्टेशनरी की दुकान में मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस से जो पैसे हमको अर्न होंगे, ठीक है, उसको हम शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहेंगे। लेकिन यदि कोई मस्जिद है, यदि कोई मंदिर है, यदि कोई पुस्तकालय है, यदि कोई क्लब है, तो वहाँ पे जो पैसे अर्न होंगे उसको वो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि नहीं कहेगा, उसको वो अधिक या घाटा के रूप में कहेगा, ठीक है। सिंपल समझ रहे हैं। तो वित्तीय विवरण में क्या क्या आता है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता इसमें बनाए जाते हैं। इसमें सिंपली प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है, ठीक है। इसमें हमने यहाँ मिस्टेक हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें और क्या ऐड करना है, ठीक है। नीचे देखता हूँ ऐड किया गया है या नहीं, ठीक है, यहाँ ऐड किया गया। चलिए हाँ, तो व्यापारिक संगठन में आपको क्या क्या बनाना है, एक तो बनाना है प्राप्ति एवं एक व्यापारिक संगठन की मैं बात कर दूं तो आप 11th में पढ़े होंगे, तो सबसे पहले आपने क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, याद है आपको। उसके बाद आपने पीएल अकाउंट बनाया होगा, उसके बाद आपने बैलेंस शीट बनाया होगा, ठीक है। आप अपनी प्रॉफिट को पता करने के लिए आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप इतनी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। लेकिन गैर व्यापारिक संगठन में इसी के जगह पर हम लोग क्या बनाएंगे, है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे बच्चे, देखना। इसी की जगह पे हम लोग क्या क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट,
दूसरा बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? स्थिति विवरण होता है। ये स्थिति तो आपको दिखानी ही पड़ेगी, चाहे वो गैर व्यापारिक संगठन हो या व्यापारिक संगठन हो, ठीक है। तो इतनी वित्तीय विवरण आपको बनाने पड़ेंगे। फ़र्क समझ में आ गया? क्या क्या फ़र्क समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, मज़ा आ गया। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको रिवर्स लेके चलता हूँ। आप क्या करो, इसको नोट कर लो, है ना, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो प्यार से, ठीक है। मैं इस राइटिंग को भी मिटा देता हूँ। चलो नोट कर लो, क्लियर। तो नोट करने के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अलाभकारी संगठन का वित्तीय विवरण क्या क्या है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अलाभकारी संगठन में, तो ये तो था पिछला क्वेश्चन था लाभकारी और अलाभकारी संगठन में अंतर। अभी हम लोग को सिर्फ अलाभकारी पढ़ना है, वो तो अंतर मैंने बताया। तो अलाभकारी संगठन में क्या क्या वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अलाभकारी संगठन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए जाते हैं और बैलेंस शीट बनाए जाते हैं, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए जाते हैं और बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ दें कि अलाभकारी संगठन में हम कौन कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो हम पहला अकाउंट मेंटेन करते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता, दूसरा अकाउंट मेंटेन करते हैं आय व्यय खाता, तीसरा अकाउंट मेंटेन करते हैं आर्थिक चिट्ठा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, ठीक। तो सिंपल सा मतलब ये है कि क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि टॉपिक में ही आपके सवाल के जवाब छुपे होते हैं, ठीक है। यहाँ प्राप्ति एवं भुगतान खाता की बात कहाँ है, तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता का मतलब यही हो गया कि जो जो प्राप्ति हो रहा है वो और जो जो भुगतान हो रहा है वो आपको दिखाना है। सर याद करो कि आपने कैश अकाउंट बनाया होगा, कैश बुक बनाया होगा 11th में, ठीक है। जब आपने कैश बुक बनाया होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो जो पैसे आ रहे होते हैं उसको 2 में लिखते हैं, जो जो पैसे जा रहे हैं उसको बाय में लिखते हैं। वही जस्ट आपको सेम काम यहाँ करना है गैर व्यापारिक संगठन में, लेकिन यहाँ पर उसको कैश बुक न लिखकर उसको क्या लिखेंगे, उसको प्राप्ति एवं भुगतान खाता लिखेंगे, ठीक है। आप 2 साइड बनाओगे, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड बनाओगे। जितनी भी प्राप्तियाँ हो रही है आप प्राप्ति में दिखाओगे, पैसे जब आते हैं उसको 2 में दिखाते हैं, पैसे जब जाते हैं उसको बाय में दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो जो रिसिप्ट होगा उसको 2 में और जो जो पेमेंट होगा उसको बाय में आप दिखाते चले जाओगे, कोई लोचा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं आपको कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, ठीक है। इसकी परिभाषा आप देखिएगा मैंने क्या लिखा है। जिस तरह लाभकारी संगठन में, मतलब 11th में जो आपने पढ़ा, जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं, जैसे आपका साझेदारी फॉर्म है, स्टेशनरी की दुकानें हैं, स्टेशन बुक की बिजनेस है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बिजनेस है, जो भी बिजनेस है आपका, ठीक है, उसमें जो रोकर वही आप बनाते हैं, वही रोकर वही उसी तरीके से ठीक उसी प्रकार गैर लाभकारी संगठन में प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है, ठीक है। इसके डेबिट पक्ष में सभी प्राप्तियों को दिखाएंगे, इतना बात आप याद रखेंगे। इसके डेबिट पक्ष में क्या दिखाएंगे, सभी प्राप्तियों को, और क्रेडिट पक्ष में, ठीक, डेबिट पक्ष में दिखाएंगे और सभी क्रेडिट पक्ष में इसके सभी भुगतानों को दिखाएंगे, ठीक है। और एक बात और समझना है कि इसमें जो भुगतान हो, ठीक है, चाहे वो इस वर्ष का पेमेंट हो, चाहे अगले वर्ष का पेमेंट हो, चाहे पिछले वर्ष का पेमेंट हो, सब आपको दिखा देना है, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, राइट ना, है ना। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है कि वो आप पेमेंट बेस पे है, कैश बेस पे, कैश आ रहे हैं चाहे जहाँ से आ रहे हो, जिस रूप में आ रहे हो, जिस ईयर के आ रहे हो, सबको ऐड कर लेना। कैश जा रहे हैं चाहे जिस रूप में जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो, सबको ऐड लेस कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि आपको ये समझा देना है यहाँ पर कि गैर व्यापारिक संगठन में उसी तरीके से कैश बुक की तरह, जिस तरह हम लोग कैश बुक बनाते, रोकर वही बनाते हैं 11th में लाभकारी संगठन के लिए, उसी तरीके से अलाभकारी संगठन में हम लोग अलाभकारी संगठन पढ़ रहे हैं, तो अलाभकारी संगठन में प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है। 2 खाते के 2 साइड होते हैं, एक तरफ प्राप्ति एक तरफ भुगतान। डेबिट में जितनी भी प्राप्ति होती है सब डेबिट में, और जितने भी भुगतान होते हैं सब क्रेडिट में दिखाए जाते हैं, ठीक है। इतना बात याद रहेगा। और जहां हम पैसे की बात करते हैं वो रियल अकाउंट होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारा जो कैश बुक जो है और जो हमारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता है वो एक वास्तविक खाता है। इस प्रकार यह एक वास्तविक खाता है। एक बात और याद रखेंगे, इसमें सभी वर्षों के भुगतान को शामिल करेंगे, सभी वर्षों के प्राप्ति को शामिल करेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ष का हो, ठीक है। अभी मैंने आपसे बात किया कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता और रोकर वही दोनों के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा
चर्चा किया कि रोकर बही जो बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है, रोकर बही प्यारे बच्चों बनाया जाता है, वो बनाया जाता है। अच्छा, मैं आपको समय दे दूं इसको नोट करने के लिए। चलिए आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, प्राप्ति भुगतान खाता और रोकर बही में अंतर बताना है आपको। ठीक है, तो प्राप्ति भुगतान खाता क्या है और रोकर बही क्या है। प्राप्ति भुगतान खाता आप पढ़ेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, और रोकर बही आप पढ़ेंगे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब ये है कि प्राप्ति भुगतान खाता आप गैर व्यापारिक संगठन पढ़ेंगे और लाभकारी संगठन। गैर व्यापारिक संगठन का मतलब और लाभकारी संगठन। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं पे मैं अलाभकारी बोल रहा हूँ, कहीं कहीं पे गैर व्यापारिक संगठन बोल रहा हूँ, तो आप परेशान मत हो जाना, दोनों का मतलब सेम है। जो व्यापार नहीं कर रही है वो लाभ भी नहीं कमा रही है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो रोकर बही के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रोकर बही और प्राप्ति भुगतान खाता के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। आप चाहो तो पढ़ने से पहले ही इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं आपको समय दे रहा हूँ। चलिए, प्राप्ति भुगतान खाता के बारे में अभी आप जस्ट पढ़े। प्राप्ति भुगतान खाता एक ही पीरियड में बनाया जाता है। क्या होता है कि उसमें जितनी भी प्राप्ति होती है एक ही बार लिख दिया जाता है। इसलिए क्या है कि हमको डेट की आवश्यकता बिल्कुल भी प्राप्ति भुगतान खाता में नहीं है, लेकिन इसमें डेट की आवश्यकता पड़ती है। आपने जब 11th में बनाया होगा तो किस कस्टमर ने किस डेट में कितना पेमेंट किया या कहाँ हमने पेमेंट किया, ये हमको दिखाना पड़ता है डेट वाइज। इसमें प्रविष्टियाँ सारांशित रूप में दिखाई जाती है। बहुत लंबा चौड़ा इसमें लिखा नहीं होता है, जैसे जर्नल करो, लेजर करो, कुछ भी नहीं, सीधे पोस्टिंग कर दो। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रविष्टियाँ क्रमवार होती है। ठीक है, क्रमवार का मतलब ये है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से, चूँकि डेट की ज़रूरत पड़ जाती है। अब ऐसा नहीं कि 4 तारीख का हिसाब आप 5 तारीख के बाद आप दिखाओ, नहीं, 4 तारीख का हिसाब 5 से पहले आपको दिखाना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आप कहीं भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, आपको डेट वाइज क्रमवार दिखाना पड़ेगा। दो अंतर आपने समझ लिया कि इसमें तिथि की आवश्यकता नहीं है, इसमें तिथि की आवश्यकता है, किसमें, रोकर बही में। ठीक है, इसमें हम सारांशित रूप में दिखाते हैं। ठीक है, समरी के तौर पे दिखाते हैं। इसमें हम सारी जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्रम से दिखाते हैं। यह खाता वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। ठीक है ना, प्राप्ति भुगतान खाता वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। लेकिन रोकर बही क्या है कि सालों भर इसमें काम चलता रहता है। ठीक है, जब आप व्यापार करते हो तो उसमें हिसाब किताब सालों भर करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप हिसाब किताब को आप रोक दो। ठीक है, साल में एक ही बार कस्टमर आएंगे, सारे सामान बिक जाएंगे, ऐसा होता है नहीं होता है। चलिए, तो गैर व्यापारिक संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है प्राप्ति भुगतान खाता। ये तो बहुत सिंपल सा अंतर है कि यह गैर व्यापारिक संगठन तैयार करती है और रोकर बही व्यापारिक संगठन तैयार करती है। ठीक है, इसमें खाता पृष्ठ आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने जर्नल नहीं किया। तो जर्नल आपने नहीं किया तो खाता पृष्ठ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जब आप खींचेंगे प्राप्ति भुगतान खाते का फॉर्मेट, अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें कहीं पर भी डेट की आवश्यकता नहीं है, LF की मतलब किसी तरह का खाता पृष्ठ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप रोकर बही बनाते हैं, 11th में आपने बनाया होगा, तो इसमें खाता पृष्ठ की भी हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर क्लियर कर दूँ इसको और आप इसको नोट कर लें और याद थोड़ा सा कर लें। ठीक है, 1-2 बार पढ़ते रहेंगे तो ये हमेशा याद रहेगा। और मैं फिर बता दूंगा आपको कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, फॉर्मेट देखिएगा, प्राप्ति भुगतान खाते का फॉर्मेट क्या कहता है। प्राप्ति भुगतान खाते का फॉर्मेट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हालांकि ये आप जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी हमेशा के लिए। ठीक है, मैंने छोटा सा फॉर्मेट खींचा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऊपर में लिखना है, जो कि साल के अंत में बनता है, तो एक ही बार ऊपर में डेट लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या लिखा, एक ही बार मैंने डेट लिखा फॉर द ईयर एंडिंग। रिसिप्ट को एक तरफ दिखा दीजिए, पेमेंट को एक तरफ दिखा दीजिए, अमाउंट दिखा दीजिए। चूँकि क्या होता है कि रिसिप्टेंट ये कैश बुक है, एक तरह का कैश बुक है, तो कैश बुक में पैसे पहले से भी हो सकते हैं। तो जो आपके अकाउंट में पैसे हो, जो आपके हाथ में पैसे हो, वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे यहाँ दिखाएंगे। और जितने भी रिसिप्ट हो रहे हों, चाहे वो आपको रिवेन्यू रिसिप्ट हो रहे हैं, मतलब ये है कि इनकम से रिलेटेड रिसिप्ट हो रहा है, सब्सक्रिप्शन आ रहे हो, जनरल रिजर्व आ रहे हो, डोनेशन आ रहे हो, एंट्रेंस फी आ रहे हो। ठीक है, या आगे मैं अगले पेज में मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, या पेमेंट की तरफ बढ़ जाए, पेमेंट में आपको सैलरी जा रहा हो, वेजेस जा रहा हो, रेंट जा रहा हो, टैक्सेस जा रहा हो, ऑनरेरियम जा रहा हो, बैंक चार्ज जा रहा हो, ऑल टाइप ऑफ जितने भी रेवेन्यू पेमेंट है, जहाँ पैसे जाएंगे तो लेकिन वहाँ से रिटर्निंग कुछ नहीं आना है, तो उसको हम लोग रेवेन्यू पेमेंट कहेंगे। जैसे सैलरी के पैसे आप देंगे, वेजेस के पैसे देंगे, रेंट के पैसे देंगे, सब आपके पैसे खर्च होते चले जाएंगे। लेकिन मान लो कि आपने कोई फर्नीचर खरीदा, वहाँ भी पैसे आपने लगाया, तो वो पैसे आपके खर्च नहीं होने, वो पैसे आपके खर्च नहीं होने। ठीक है, पैसे वहाँ भी जा रहे हैं, तो उसको हम लोग कैपिटल पेमेंट कहेंगे। ठीक है, कैपिटल पेमेंट कहेंगे, बहुत सिंपल है ना।
चलिए मैं तीसरे पेज में आता हूँ। वो जो छूटी हुई चीज़ है वो यहाँ है। तो जैसे ऑल रिसिप्ट, ऑल कैपिटल रिसिप्ट जितने भी हैं हमारे, चाहे स्पेसिफिक डोनेशन हो, ये कैपिटल रिसिप्ट होता है। आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लाइफ मेंबरशिप है, ये भी एक तरह का कैपिटल रिसिप्ट है। और सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, आपने एक फिक्स एसेट सेल करके आप जो है पैसे ला रहे हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, उसको हम लोग कहेंगे वो कैपिटल रिसिप्ट है। एक्चुअली क्या है कि एक कैपिटल, एक एसेट बेच कर आपने पैसे लिए हैं, राइट ना, पैसे आपके पास आए। उसी तरीके से परचेज, अगर आप एसेट करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं फिक्स डिपॉजिट कर देते हो, ये सब आपका कैपिटल पेमेंट है। ये सब पैसे रिटर्निंग के पैसे हैं, ठीक है। आपने परचेज, फिक्स एसेट परचेज कर लिया तो पैसे रिटर्न हो गए आपके। ये बात आप समझिए कि आपके पास एक संपत्ति तो आ गया, लेकिन आपने सैलरी दिया तो सैलरी तो खर्च हो गए ना, वो आपके वेजेस दिया, खर्च हो गए। तो जो खर्च हो गए वो रिवेन्यू पेमेंट है, ठीक है। जो रिसिप्ट हो गए वो क्या है, वो जो जिसमें आपने पैसे दिए लेकिन उसके बदले में कोई संपत्ति आ गई या पैसे वापस आ जाएंगे तो वो आपके लिए कैपिटल पेमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो कैपिटल और आप रिवेन्यू समझ गए होंगे। तो आप चाहें तो इसको आप नोट कर लें, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं क्लियर भी कर दूँ, ये आप नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, इस फॉर्मेट को। चलिए यहाँ जो बचे हैं उसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर नेक्स्ट। ये देख रहे होंगे आप। अब हमें पढ़ना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में आय व्यय खाता कहते हैं, ठीक है। सर ये आय व्यय खाते से तो बहुत सिंपल सा मतलब है, आय और व्यय का खाता, ठीक है। ऐसा खाता जो आय और व्यय दिखाते हैं। आपको जब एग्जाम में कुछ ना दिखे तो आप उसको देखो, जो क्वेश्चन है उसी को देखो, उसको देखो, 2-4 बार उसको पढ़ो और उसी से परिभाषा निकाल कर लिख दो। ये कला है, ठीक है। तो ऐसा खाता जो गैर व्यापारिक, चूँकि आप जानते हैं कि ये खाता गैर व्यापारिक संगठन बनाती है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, गैर व्यापारिक संगठन कौन कौन सा खाता बनाती है। सबसे पहले वो प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाती है, उसी से रिवैल्यूएशन, उसी से आय व्यय खाता बनाती है, उसके बाद चिट्ठा बनाती है। क्लियर, इतने ही खाता और स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, बहुत सिंपल है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, आय व्यय खाता क्या है। तो जहाँ हम लोग 11th में लाभकारी संगठन के लिए, व्यापारिक संगठन के लिए लाभ हानि खाता बनाते थे, याद होगा आपको, लाभ हानि खाता बनाते थे। लाभों को क्रेडिट में और खर्चों को डेबिट में दिखाते थे। सेम उसी प्रकार का आपको गैर व्यापारिक संगठन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, मतलब आय व्यय खाता बनाना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। आइए पढ़िए इसको। जिस तरह लाभकारी संगठन में लाभ हानि खाता बनाया जाता है, उसी प्रकार गैर लाभकारी संगठनों में उसके स्थान पर, ठीक है, संगठनों में यहाँ लिख देंगे, उसके स्थान पर आय व्यय खाता बनाया जाता है। इसके डेबिट पक्ष में चालू वर्ष के तमाम आयगत व्ययों को, व्यय, पहली बात तो वर्ष चालू होना चाहिए, मतलब यह है कि इसमें कोई ड्यूज नहीं रखे जाते। आपको पता होना चाहिए कि इसमें समायोजन कर दिया जाता है। अगर आपने 12 महीने का हिसाब किया और हिसाब में पेमेंट अगर 11 महीने का है, 1 महीने का ड्यूज भी हो रहा है, तो हमको ड्यूज लेकर नहीं चलना है। पेमेंट भले ही बाद में करेंगे लेकिन हम हिसाब 12 महीने का कर देंगे। इसका मतलब यह है कि चालू वर्ष का है टोटल हिसाब कर देंगे। क्योंकि इसमें ड्यूज होता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट नहीं भी करेंगे तो हिसाब कर देंगे। इसलिए इसमें कहीं पर ड्यूज नहीं रखेंगे। अगला पिछला वर्ष इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ वर्तमान वर्ष का जितना भी हिसाब बनता है वो हम दिखाएंगे। बस समझ में आ गई। एक दूसरी बात समझिए, आयगत व्यय को, इसमें सिर्फ आयगत व्यय को देंगे जिससे संबंधित आय और व्यय होगा। इसमें संपत्ति और लायबिलिटी से संबंधित कोई भी हिसाब हम इसमें नहीं करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा, तो ये संपत्ति से रिलेटेड है, आपके कैपिटल रिसिप्ट है ये, चूँकि आपने पैसे तो लगाए हैं लेकिन अब उसके बदले में आपको फर्नीचर आ रहे हैं। अगर कोई बंदा ये कहे कि मेरा फर्नीचर खरीदने में ही पैसे खर्च हो गए, ये गलत कह रहा है, उसका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो पैसे दिए तो ज़रूर है लेकिन उसके बदले में उसको फर्नीचर आ गया है, ठीक है। तो आय व्यय खाता है ना, आयगत व्यय को दिखाएंगे। डेबिट और क्रेडिट पक्ष में तमाम आयगत आयों को दिखाएंगे, ठीक है। आयगत आय को कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। अपने 11th में पढ़ा होगा, ऑल एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, ऑल इनकम को क्रेडिट करते हैं। रूल वही होंगे, तरीके वही रहते, तरीके नहीं बदलते हैं, ठीक है। काम बदल जाएगा लेकिन उस काम को करने का तरीका नहीं बदलना है, ये बात आपको समझनी है। बस समझ में आ रही।
तो अंत में जो शेष निकाले जाते हैं इस खाता में, तो चूंकि हम लोग लाभ हानि खाता में जब प्रॉफिट लिखते हैं तो उस प्रॉफिट की जगह पे हम लोग लिखेंगे अधिक को इंग्लिश में कहेंगे सरप्लस या घाटा कहेंगे। घाटा को हम लोग कहेंगे डिफिसिट। यह एक प्रकार का नाम मात्र खाता है, ठीक है। फिर याद करो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बही के हिसाब से बनाया जाता है, इसलिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता है, लेकिन यह आय व्यय से रिलेटेड है। तो जितने भी आय व्यय से रिलेटेड खाते होते हैं उसको नाम मात्र खाता कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ दे कि आय व्यय खाता किस प्रकार का खाता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि आय व्यय खाता किस प्रकार का खाता है, ऑप्शन दे दे। ऑप्शन ए में दे दे आपको गैर लाभकारी संगठन, सॉरी ऑप्शन ए में दे दे पर्सनल अकाउंट मतलब वास्तविक व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन बी में दे दे वास्तविक खाता, ऑप्शन सी में दे नाम मात्र खाता, तो क्या लगाएंगे आप, आंसर लगाएंगे नाम मात्र खाता, क्योंकि ये क्या है, नाम मात्र खाता है। मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। अब हमसे पूछा जा रहा है ना। चलिए, अब तो सबसे पहले तो आप ये करो कि इसको नोट कर लो, वीडियो को नोट करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो आपका थ्योरी है उसे आप नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं तेज़ी में, ठीक है। मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आय व्यय खाते की विशेषता। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि आय व्यय खाते की क्या विशेषता है, तो आप क्या बताएंगे कि यह एक प्रकार का नाम मात्र खाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके डेबिट पक्ष में चालू वर्ष के तमाम आयगत व्यय को दिखाएंगे। डेबिट में व्यय को दिखाएंगे, लेकिन वो व्यय आयकर से संबंधित होनी चाहिए, मतलब उसमें पूंजी से रिलेटेड कोई भी व्यय नहीं होना चाहिए। पूंजी से रिलेटेड का मतलब ऐसा पैसा खर्च जिससे आपको कोई संपत्ति रिसिप्ट हो रहा हो, तो उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा क्रेडिट पक्ष में क्या दिखाएंगे, तो डेबिट तो समझ गए, पहली बात ये नाम मात्र है। दूसरी बात इसके डेबिट का मसला आपने समझ लिया। तीसरी बात आप समझा दीजिए क्रेडिट का मसला। क्रेडिट में आय को दिखाएंगे सिंपल, इसमें केवल आयगत मदों को दिखाया जाता है, ये भी बात मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें चालू वर्ष से संबंधित हिसाब होते हैं, मतलब इसमें यह है कि इसमें सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित हिसाब हम लोग करेंगे। इस खाते में शेष अधिक को घाटा कहेंगे, शेष को अधिक या घाटा कहेंगे, ठीक है। इस खाते का जब हम बैलेंस निकालेंगे तो उसमें शेष को अधिक या घाटा के रूप में दिखाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो आय व्यय खाते का हिसाब किताब क्लियर होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट करिए। आगे बढ़ें प्यारे बच्चों, है ना। कमेंट्स बॉक्स में बताना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर्मेट देख लीजिए, आय व्यय खाते का क्या फॉर्मेट है। आय व्यय खाते में सबसे पहले इसमें कैपिटल रिसिप्ट को छाड़ देंगे, इसका कोई बैलेंस नहीं होता है, शुरुआती बैलेंस नहीं होता है। जितने भी आपके इनकम है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखेंगे, यहाँ पर इनकम लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, ऊपर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हेडिंग डालेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग डालेंगे। यहाँ पर जितने भी रिसिप्ट है, एग्जाम में जो भी कुछ याद रहेगा आपको वो लिख दीजिएगा, जैसे सब्सक्रिप्शन है, एंट्रेंस फी है, etc जो भी आपको रहेगा एक्सपेंडिचर के रूप में जो भी रहेगा, इनकम के रूप में जो भी रहेगा वो सब आप लिख दीजिएगा, है ना। 2-4 लिख दीजिएगा या ऐसी फॉर्मेट बना दीजिएगा, काफ़ी है। ऑल बाय रिवेन्यू रिसिप्ट, जितने भी रिवेन्यू रिसिप्ट है विथ एडजस्टमेंट, अगर वहाँ पर एडजस्टमेंट हो रही है, मतलब हिसाब किताब ओवर, जैसे 11-12 महीने का हिसाब हो रहा है तो 12 से 13 महीने का अगर आपने दे दिया है तो 1 महीने का हम काट लेंगे। अगर 11 महीने का हिसाब हो रहा है तो 12वां महीना हम ऐड करके दे देंगे, इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। मतलब ये है कि इसमें ना तो ड्यूज लेना है ना इसमें ज़्यादा पैसे को दिखाने हैं, ठीक है। चले, तो इसलिए कहा जाता है कि एक चालू वर्ष से रिलेटेड है, ठीक है। जब हम इसका बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के बाद इधर अगर ज़्यादा होता है तो इधर में से जब हम इधर को घटाएंगे, मतलब क्रेडिट में से डेबिट को घटाएंगे तो इसको सरप्लस कहेंगे। अगर इधर ज़्यादा हो रहा है तो इधर में से इधर को जब हम घटाएंगे तो डिफिसिट कहेंगे, ठीक है। थ्योरी में आप इतना ही याद रखिए, प्रैक्टिकल में जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है और उसको प्रैक्टिकल के हिसाब से ही समझ में आएगी। थ्योरी में इतना काफ़ी है, आप नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, अभी जस्ट मैंने आपसे चर्चा किया कि आय व्यय खाता लाभ हानि खाते की तरह बनाया जाता है। तो सर आय व्यय खाता और लाभ हानि खाते में भी अंतर समझा दीजिए। आय व्यय खाता सिंपल सा मतलब ये है कि आय व्यय खाते को आप कहाँ देख रहे हैं, गैर व्यापारिक संगठन में देख रहे हैं। लाभ हानि खाते को आपने कहाँ देखा, यहाँ गलती से लिखा गया है, ठीक है। इसको आप लाभ हानि ऊपर में कर लीजिए,
ठीक है। ये लाभ हानि का कॉलम है, ये आय व्यय का कॉलम है, ठीक है। बात समझ में आ रही, इसको आप ठीक कर लीजिए, इसको आप ठीक कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो चलिए समझते हैं इसको। तो ये क्या है, लाभ हानि है ना। तो यह व्यापारिक संगठन द्वारा बनाया जाता है और आय व्यय खाता गैर व्यापारिक संगठन द्वारा बनाया जाता है। इसका उद्देश्य निश्चित अवधि में क्या करना है, शुद्ध लाभ। जब आप आय व्यय इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। लेकिन जब आप आय व्यय खाता बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो उस समय हम लोग उसको अधिक या घाटा के रूप में दिखाते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट पेज में है, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि इतना आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज ये रहा, नेक्स्ट पेज ये रहा। लाभ हानि खाता का पता चलता है। मैंने अब पिछले जो टॉपिक था छूटा हुआ वो ये है कि उस खाते से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का पता चलता है और आय व्यय खाते से घाटा या सरप्लस का पता चलता है। इस खाते को बनाने के तलपट की ज़रूरत पड़ती है। जब आप 11th को याद करोगे, 11th में आपने पढ़ा होगा कि जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तो उस समय आपके पास तलपट होता है जिसके सारे आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट बनाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपने तलपट तो बनानी नहीं है, आपने जर्नल नहीं बनानी है, आपने किसी तरह का कोई अकाउंट नहीं बनाना है, आपने सिर्फ प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनानी है। तो इसका आधार क्या होगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। बाकी कुछ और भी अतिरिक्त सूचना होगी तो वो बाहर में दी रहेगी। बहुत सिंपल है। इस खाते में स्वामी शुद्ध लाभ राशि निकाल सकता है। अगर मान लिया जाए कि इस खाते आपका बिजनेस है और उससे जो लाभ या हानि आए तो आप चाहो तो निकाल लो, लेकिन इस खाते में क्या है कि आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आप समाज की पूरी जिम्मेदारी है। अगर आप जैसे मान लो कि चलो मस्जिद को ले लो, मंदिर को ले लो, तो वहाँ जितने भी पैसे आते हैं, तो अगर किसी को सेक्रेटरी बनाया गया है तो ऐसा नहीं कि वो वहाँ से पैसे निकाल के अपना यूज़ कर सकता है, नहीं, वो जनता का पैसा है, आम आदमी की भलाई के लिए पैसे रखे गए हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, यह खाता क्या है, इस खाते के में सदस्य को अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं है, आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको नोट कर लें। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर बताना है, ठीक है। देख रहे होंगे आप कि एक एक टॉपिक को मैंने लिया है, ऐसा नहीं कि मैंने किसी टॉपिक को छोड़ दिया है या क्वेश्चन कहीं से भी उठा लिया है। सीरीज है, पूरा सीरीज मैंने टॉपिक वाइज कलेक्ट किया है और एक एक चीज़ को मैं समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए कम से कम, और आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट्स बॉक्स में कुछ बताते रहिए कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आइए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर बताइए। तो सबसे पहली बात तो ये कि यह एक वास्तविक खाता है। दूसरी बात, आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है, ठीक है। इस खाते को इसके प्रारंभ शेष से शुरू करते हैं। जब आप प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाएंगे तो आपने जस्ट अभी इसका फॉर्मेट देखा है कि उसमें टू बैलेंस विधि दिखाया जाता है। चूँकि ये कैश बुक है, इसमें बैलेंस होते हैं, लेकिन आय व्यय खाते में कोई शेष नहीं होता है। इसमें जितने भी पैसे आते हैं ये इनकम अलग किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इसमें बैलेंस नहीं रखते हैं, चूँकि इसमें कोई बकाया नहीं रखते हैं, इसमें एडजस्टमेंट करके काम कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि एक साल में हम हर साल आय व्यय खाते को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन प्राप्ति एवं भुगतान खाते को आगे बढ़ा देते हैं कि जितने पैसे बचे हैं, इस साल बचे हैं, वो अगले साल यूज होंगे, अगले साल बचेंगे, अगले साल यूज होंगे, ऐसे है, ठीक है। लेकिन आय व्यय खाते में क्या है कि इस साल के जो प्रॉफिट है उसको हम अगले साल यूज नहीं करेंगे, अगले साल हम इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। आय व्यय खाते को बिल्कुल नए सिरे से बनाएंगे। प्राप्ति एवं भुगतान खाता हर साल उसमें कुछ अगले साल ऐड ट्रांसफर होता चला जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब सर डेबिट क्रेडिट वाला कुछ अंतर बता दीजिए। तो इसके डेबिट में सभी प्राप्ति को दिखाएंगे, ठीक है। जो भी कैश का क्या है, डेबिट में प्राप्ति आती है, जितने भी पैसे आते हैं उसको डेबिट में दिखाए जाते हैं। और आय व्यय का क्या है, तो जितने भी खर्च होते हैं उसको डेबिट में दिखाए जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ प्राप्ति को डेबिट में दिखाना है, यहाँ पर भुगतान को डेबिट में दिखाना है, मतलब खर्चों को डेबिट में दिखाना है, ठीक है। इसके क्रेडिट में क्या दिखाना है, इसके क्रेडिट में भुगतान को दिखाना है, और इसके क्रेडिट में क्या दिखाना है, इसके क्रेडिट में आय को दिखाना है, ठीक है। आप जब नोट करोगे तो ये फ़र्क आपको ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए, नोट करना बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख दोगे वो चीज़ें आप नहीं भूलोगे। और जो चीज़ें सिर्फ आप वीडियो को एंजॉय करने के हिसाब से अगर देख रहे हो तो सबसे पहले वीडियो को कट कर दो, बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए वीडियो को पॉज कर करके नोट करो, ठीक है। आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, लेकिन इसको कंप्लीट कर लो। एक बात जान लो कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके स्टेट बोर्ड में, 10+2 के आपके फाइनल एग्ज़ाम में, ये बात आप जान लो, ठीक है। इस सीरीज़ का नाम पापा सीरीज़ है। पापा सीरीज़ का मतलब ये है कि इसमें इसके बाहर कुछ नहीं, ठीक। बात समझ में आ रही? चलिए, मज़ा आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट, इसमें आयगत और पूंजीगत मदे दिखाई जाती है, ठीक है। जब आप आय व्यय खाते की बात करते हो प्यारे बच्चों, तो इसमें आयगत और पूंजीगत दोनों मदे दिखाई जाती, सॉरी, प्राप्ति और भुगतान खाता में आयगत और पूंजीगत दोनों, जो प्राप्ति हो रही है, जो भुगतान हो रहा है, सब डाल देंगे। लेकिन जब हम आय व्यय के खाते की बात करेंगे तो वो स्पेशल हो गया, इसमें केवल हम आयगत मदों को ही दिखाए जाएंगे, ठीक है। इसमें चालू वर्ष की मदे, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, वो सब दिखा देंगे, क्योंकि प्राप्ति हो रहा है भाई, कहीं भी कभी भी कहीं से आ जाए सब ले लेंगे। लेकिन आय व्यय खाते में हमने आपसे कहा कि आय व्यय खाते के शेष को रखा नहीं जाता है, हिसाब अगर नहीं भी भुगतान किया है तो भी आप हिसाब कर दोगे, ठीक है। मैंने आपको फिर एग्जांपल देनी है कि जैसे आप मान लो कि रेंट आपने 12 महीने का अपने खर्चों का हिसाब किया, रेंट आपने पेमेंट किया है 11 महीने का, तो अब पेमेंट में आप सिर्फ 11 महीने दिखाओगे, 11 महीने का पेमेंट दिखाओगे। लेकिन आय व्यय खाते में आप वहाँ पर 100 रुपये 1 महीने का जो आपका पेमेंट ड्यूज है उसको आप ऐड करके दिखा दोगे, खर्च में दिखा दोगे। भले ही पेमेंट आपने नहीं किया हो, बाद में पेमेंट करोगे, लेकिन अपने खर्चे में उसको शो कर दोगे। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें चालू वर्ष की मदे, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, किस में, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। मतलब ये समझ लीजिए कि जहाँ से आएगा सब प्राप्त कर लेंगे, जहाँ जाएगा सब भुगतान कर देंगे। लेकिन आय व्यय की बात करेंगे तो प्रत्येक साल का आय ही दिखाएंगे, ना तो अगले साल का, ना ही पिछले साल का। इस खाते के शेष को हम अगले वर्ष बढ़ा देते हैं, ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया। लेकिन इस खाते के शेष को हम हर साल पूंजी खाते में, पूंजी निधि में हस्तांतरित कर देते हैं। ये अंतर छूट गया, ध्यान से देखना। इसमें समायोजन नहीं करते हैं, जितना पेमेंट होगा वही दिखाएंगे, लेकिन इसमें समायोजन कर देते हैं। जितना पेमेंट नहीं भी हुआ, अगर वर्ष का ड्यूज रह गया या, तो हम उसको ऐड करके दिखा देते हैं, भैया हिसाब कर लो, पेमेंट बाद में। इसका मतलब यह है कि आप खर्च दिखा दो, पेमेंट बाद में होगा, ठीक है। खर्च का कोई ड्यूज नहीं रखने हैं। पैसे का ड्यूज आप रख सकते हैं, लेकिन खर्च का ड्यूज नहीं रखें। इतनी छोटी सी बात आप समझ लीजिए, खर्च का ड्यूज नहीं रख सकते हैं, खर्च का हिसाब कर दीजिए, पेमेंट भले ही बाद में करेंगे, ठीक है। ये बात आप समझ गए। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। आपके स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने लिए इतना कर लीजिए। चलिए, अब बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैर व्यापारिक संगठन में पैसे कहाँ से आते हैं, ये समझाइए, ठीक है। तो आपको समझाना है, गैर व्यापारिक संगठन में निम्नलिखित मदों से पैसे आते हैं। सबसे पहला है चंदा, ठीक है। चंदा समझते हैं, है ना, आपने भी कई बार दिया होगा, है ना, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, पुस्तकालय के लिए, स्कूल में चंदे आपने दिए होंगे, पूजा के लिए चंदे दिए होंगे, ठीक है। किसी युवा क्लब के लिए चंदे दिए होंगे, क्रिकेट क्लब के लिए चंदे दिए होंगे, देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसी चंदे से उनका काम चलता है। बात समझ में आ रही? चंदा देते रहिए, ठीक है। तो चंदा एक तरह का सदस्यता शुल्क है। अब अगर आप किसी संगठन से जुड़े हैं तो आप दीजिएगा, तभी तो काम होगा ना, जिसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। कोई फंक्शन होगा, किसी काम होगा तो ऐसे में दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा इसमें काम होता ही रहता है। जैसे मान लो कि आपके यहाँ कोई पूजा होता है, ठीक है, पूरे समाज के लिए होता है। ऐसा नहीं कि सालों भर पूजा होता है, साल में एक आध बार होती है, उसमें पैसे देने पड़ते हैं। यह गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आयगत प्राप्ति है, इसमें पैसे आते हैं, सीधे पैसा है, इनकम है, ठीक है। इसमें गैर व्यापारिक संगठन को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ से सुखी पैसा आ रहा हो वो सब इनकम है, ठीक है, आय व्यय खाते।
जिसे प्राप्ति में भुगतान खाते के डेबिट में चूंकि प्राप्ति हो रहा है, और तथा आय व्यय खाते के क्रेडिट में चूंकि ये इनकम है, बदल जाता है। प्राप्ति को डेबिट में दिखाते हैं, है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसी में डेबिट में दिखाएंगे, और जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करेंगे वो क्रेडिट में चला जाएगा। एक रूल आप अकाउंट में हमेशा समझ लीजिए, जो चीज़ डेबिट में था पहले, अगर उसको ट्रांसफ़र अगली बार कर रहे हैं तो वो क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। ये रूल को इस तरह से अकाउंट को, है ना, मतलब उसका ढांचा तैयार किया गया है अकाउंट का, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? चलो फिर से समझो। चंदा सदस्यता शुल्क है जिसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक के आधार पर किया जाता है। यह गैर व्यापारिक संगठनों के लिए आयगत प्राप्ति है, ये बात आप समझ लो, ठीक है। गैर व्यापारिक संगठन के लिए क्या है? ये आयगत प्राप्ति है। लेकिन एक बात और समझना कि परंतु चंदा अगर विशेष कार्य के लिए प्राप्त हो, ठीक है, विशेष कार्य का मतलब स्पेसिफिक चंदा हो जाए, स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन हो जाए किसी विशेष काम के लिए, तो ऐसी स्थिति में इसको आय व्यय खाते में नहीं दिखाना, ठीक है, क्योंकि ये विशेष हो गया और ये आपकी जिम्मेदारी में आ गया, ठीक है। जब ये विशेष हो जाता है तब आपके लिए लायबिलिटी का काम करता है, ठीक है, कोई विशेष काम का काम करता है, राइट ना। जैसे सपोज कर लीजिए, एक है ना, मंदिर में मैंने 10 रुपये का दान चढ़ाया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन मंदिर में अगर मान लो कि किसी विशेष काम के लिए 1 लाख रुपया मैंने दिया तो उसका हिसाब है, उसकी जवाब तलब की जाएगी, वो जिम्मेदारी का काम हो गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो रिसिप्ट तो हो रहे हैं, लेकिन वो उस विशेष उद्देश्य के लिए रखे जाएंगे, उस पैसे को खर्च नहीं किए जाएंगे। तो जो पैसे आप किसी विशेष काम के लिए रखते हैं वो आपके लिए लायबिलिटी का काम करती है, इसलिए इसको पूंजीगत प्राप्ति मानकर आर्थिक चिट्ठा में आप दिखाएंगे, क्योंकि एक मोटी रकम है और मोटी रकम कभी इनकम के रूप में नहीं होती है, मोटी रकम लायबिलिटी के रूप में होती है, पूंजीगत प्राप्ति के रूप में होती है। ये बात समझ गए? अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि भैया जो चंदा है वो क्या है? आयगत प्राप्ति है। लेकिन जो विशेष चंदा है वो क्या है? वो पूंजीगत प्राप्ति है। आगे मैं नोट्स पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दान क्या है? ठीक है, चंदा तो आप समझ गए, लेकिन दान क्या है? दान को समझना, यहाँ भी वही बात होगी। दान से उस रकम से है जो गैर व्यापारिक संगठनों को किसी व्यक्ति या संस्था को उपहार के रूप में प्राप्त होता है। यह सदस्यता शुल्क नहीं है, उपहार में दान दे दिए, ठीक है, लीजिए, दे दिया, एक बार दे दिया, यह हमेशा नहीं प्राप्त होता है। सबसे पहले इसे प्राप्ति में भुगतान खाते, चूंकि ये प्राप्ति है तो प्राप्ति में भुगतान खाता के डेबिट में दिखाइएगा। उसके बाद दान अगर सामान्य हो, दान अगर जनरली दान हो, ऐसे ही देता रहता है, तो इसे आय व्यय खाते में आय मानकर कर लीजिएगा। लेकिन फिर वही बात, दान अगर विशेष हो जाए तो इसको आप आय नहीं मानेंगे, इसे पूंजीगत प्राप्ति मानकर इसे कहाँ दिखा देंगे? बैलेंस शीट में दिखा देंगे। प्यारे बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं, समझना। अगर चंदा या दान सामान्य है तो चलो ठीक है, इनकम है, लेकिन अगर विशेष हो जाए, किसी खास मकसद के लिए हो जाए, तो फिर आप इसको खर्च नहीं करना है, इसको इनकम मत मानना, ये पूंजीगत प्राप्ति है। और इसको कहाँ दिखाना? बैलेंस शीट के क्रेडिट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना। आइए, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक ये है, वसीयत क्या है? ठीक है, एक बात मैं बता दूं कि वसीयत का दूसरा नाम रिक्त है, ठीक है, लेगेसीज, रिक्त आपसे पूछा जाता है ना। और लमसम आप अपने क्वेश्चन बैंक को उल्टा कर देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि वसीयत के बारे में पूछा है हमसे। वसीयत क्या है? ठीक है, वसीयत का संबंध सिर्फ मृत व्यक्ति से, इतना बात समझ लीजिए। जीते जी अपना वसीयत लोग नहीं देते, ठीक है, बात समझ में आ रही? तो बात को समझना है कि वसीयत उस दान या उपहार से, ये भी एक प्रकार का दान है, ठीक है, लेकिन मृत व्यक्ति की इच्छा अनुसार उसके धन या किसी संपत्ति के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है, बात समझना। मृत व्यक्ति की बात चल रही है, किस व्यक्ति की बात चली? मृत व्यक्ति, उसकी इच्छा के अनुसार, ये नहीं कि उसकी इच्छा के विरुद्ध हमने काम कर लिया, नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार उसने चाहा था कि ये हमारी संपत्तियां, इसको दान दे दिया जाए इस संस्था को। तो जब वो मर जाएगा तो उसके संपत्ति जितने भी होंगे सब दान में चले जाएंगे संस्था को, ठीक है। तो ये संपत्ति के रूप में हो सकता है, ये धन के रूप में हो सकता है, इसे पूंजीगत प्राप्ति मानना है, क्योंकि वसीयत को छोड़ कर जाएगा तो 2000 रुपया तो छोड़ के नहीं जाएगा। मान लो कि कोई वसीयत किसी संस्था के नाम छोड़ के जा रहा है, तो बड़ी बड़ी हवेली, कुछ पैसे, कोई कार, कोई बंगला, ऐसा कुछ छोड़ के जाएगा, ठीक है। अब कोई ये कह दे कि मेरी 2000 की संपत्ति है, ये वसीयत के रूप में मैंने किसी संस्था को दे दी है, मेरे मरने के बाद से 2000 की संस्था 2000 रुपया दे दें किसी संस्था को,
ये वसीयत नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत छोटी रकम है, ठीक है, तो उसको इनकम मान लेना। लेकिन वसीयत जनरली बहुत मोटी होती है, बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसको पूंजीगत प्राप्ति मानकर आर्थिक चिट्ठा में दिखाना, इसको इनकम नहीं मानना, ठीक है। मोटी मोटी रकम को पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं क्योंकि इससे पूंजी का निर्माण होगा, ये लायबिलिटी का काम करेगी। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। ये क्या है? एक तरह का उपहार है, मृत व्यक्ति से प्राप्त होता है। चलिए चंदा को नोट करिए, हाँ हो गया। चलिए दान को नोट करिए, हो गया। वीडियो को पॉज कर लेना। वसीयत को नोट कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट टॉप पेज की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं एंडोमेंट फंड क्या है, ठीक है। समर्पित निधि कहते हैं इसको हिंदी में, या एक मिनट, हाँ, या आधार को शुल्क कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात बता दूं कि एक तरह का उपहार है, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी संस्था को उपहार स्वरूप, ये क्या होता है कि इसको किसी फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया जाता है, इस पैसे को किसी खास उद्देश्य के लिए। एक बात और याद रखना है कि जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, ये जितने भी फंड होते हैं, वो आपके इनकम नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, उस फंड से कोई इंटरेस्ट आपको आ रहा होता है तो वो आपके इनकम होते हैं, ठीक है। या उस फंड को आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहे होते हैं वो इनकम होते हैं। ये एक तरह के लायबिलिटी को जनरेट करता है, ठीक है। फंड हमेशा लायबिलिटी को जनरेट करता है, और आपने हमेशा, जैसे जनरल रिजर्व फंड है, जैसे कॉन्टीजेंसी फंड है, आपने हमेशा उसको लायबिलिटी साइड में देखा होगा फंड के रूप में। इसी तरीके से ये भी एक तरह का फंड है, और इस फंड में क्या होता है कि जो पैसे दिए जाते हैं संस्था को, ये एक तरह से डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, और उससे क्या होता है कि पैसे आते रहते हैं। जब आप बैंक वगैरह में जाएंगे तो इस फंड की चर्चा आप करेंगे तो वो आपको बताएगा कि किसी खास उद्देश्य के लिए आप इसमें पैसे आप जमा कर सकते हो, ठीक है। वो उद्देश्य जब आएगा उस पैसे को यूज किया जाएगा, क्लियर है। तो ये एक ऐसा कोष है, ऐसा कर लीजिए इसको, ऐसा कोष है जो वसीयत या उपहार के कारण उत्पन्न हुआ होता है और जिसकी आय किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही प्रयोग की जा सकती है। जिस उद्देश्य के लिए पैसे डिपॉजिट किए गए हैं उस उद्देश्य में ही इस पैसे को यूज किया जा सकता है, अन्यथा इस पैसे को आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसे पूंजीगत आय मानकर चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है, और इससे प्राप्त होने वाले जितने भी ब्याज है, ठीक है, उसको आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। तो आप एक बार इसे पढ़िए, एक बार नोट करिए और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है। तो आजीवन तक का मतलब यह है कि हमेशा के लिए मैंने दे दिया। तो जब हमेशा के लिए कोई चीज़ मिल जाती है तो आप जानते हैं कि वो मोटी सी रकम होगी, ठीक है। हमेशा के लिए एक बार एक डिपॉजिट जब आप कोई पे करता है तो क्या होता है, एक मोटी रकम होती है, सिंपल। तो ये आजीवन सदस्यता शुल्क ये गैर व्यापारिक संगठन के लिए, मतलब अलाभकारी संगठन के लिए, उनके जीवन काल में एक ही बार प्राप्त होता है। एक ही बार जब प्राप्त होता है तो छोटी रकम तो होगी नहीं, वो पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? पूंजीगत प्राप्ति को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग रखते हैं, क्लियर है। नोट करेंगे इसे। चलिए मैं थोड़ा वीडियो को ये कर दूं। चलिए फटाक से इसको वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है इससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानदेय क्या है। मानदेय वह राशि है जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है जो संस्था के कर्मचारी नहीं होते, मतलब वो संस्था के कर्मचारी नहीं है, उन्होंने अपनी सेवा दी है। तो जो सेवा उन्होंने दी है उन सेवा के बदले में जो हम उसे व्यय देते हैं, उसको चुकाते हैं पैसा, वो एक तरह का व्यय कहलाता है। उस सेवा के बदले में मैंने उसे दिया है, उसके बदले में मुझे कोई संपत्ति नहीं आना है, तो वो हमारा व्यय है। जिस पैसे के बदले में आपको कोई संपत्ति रिसीव नहीं हो रहा है या वो पैसा दोबारा रिटर्न नहीं हो सकता है, उस पैसे को खर्च कहा जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? जैसे आपने एक बस खरीद लिया, तो उस बस में जो जितने भी पैसे आपके लगे वो पूंजीगत व्यय है। पैसे तो गए हैं लेकिन उसके बदले में बस आ गए हैं। लेकिन उसी बस में दूसरे किसी के बस में आप किराया देते हैं तो वो आपके पैसे चले गए और आपने उस सेवा के पैसे दिए हैं जिस सेवा को दोबारा आपको नहीं दिया जाएगा, ना वो बस आपके नाम कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है
कि जो पैसे हम दे देते हैं जिसका कोई मानी मतलब नहीं है, उस पैसे को हम लोग खर्च कहते हैं। तो मानदेय एक तरह की राशि है जो किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो कर्मचारी नहीं है और यह विशेष कार्य और सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कि सचिव को दिया जाने वाला मानदेय, इसे आयगत व्यय माना जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। आप ये बात आप हमेशा के लिए याद कर लो कि मानदेय का जो भुगतान है वो आयगत व्यय है, पूंजीगत व्यय मत लगाना, ठीक है। और जल्दी से फटक से इस वीडियो को अंत होने के बाद आप ऑनलाइन में जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप तुरंत जाएंगे और देखेंगे मेरा MCQ, ठीक है। MCQ देखेंगे, है ना। आप जब वहाँ देखेंगे तो फिर आपको बहुत एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, नो डाउट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये आप नोट कर लें फटाक से। एक टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि चालू वर्ष के आय की गणना कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राप्ति भुगतान खाते में तो सभी वर्षों के प्राप्ति को लिख दिया जाता है, सभी वर्षों के भुगतान को लिख ही दिया जाता है। लेकिन जब हम आय की बात करते हैं हम सिर्फ उसी वर्ष का आय इंक्लूड करते हैं जो एक्चुअल में उस वर्ष का है। जैसे हमने 2017 का अकाउंटिंग करनी है और 2017 में मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो 2017 का ही हिसाब हम रखेंगे, 2016 का हिसाब नहीं रखेंगे, 2018 का हिसाब नहीं रखेंगे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन प्राप्ति में हम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन हम इनकम में इसको हम शामिल नहीं करेंगे जो 2016 का होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ बातों को आपको ऐड करना पड़ेगा, कुछ बातें आपको लेस करनी पड़ेगी। जैसे आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया इस साल में 2017 में, लेकिन मान लीजिए जाए कि इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो तो एडजस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई इस साल के लिए आपने आउटस्टैंडिंग किया तो जो इस साल का है वो तो ऐड हो गया। ओपनिंग में जो एडवांस मिला वो भी इसी साल में यूज होगा, ठीक है। जो साल के शुरू में एडवांस मिला वो इस साल का हुआ, जो साल के अंत में ड्यूज रह गया वो भी इस साल का हुआ, ठीक है। ड्यूज आगे से पीछे आता है और एडवांस आगे से आगे जाता है, ठीक है, पीछे से आगे जाता है। तो यहाँ पर क्या, अब देखना इस साल शुरू हुआ और बिगनिंग में कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो इस साल का नहीं, वो पिछले साल का है तो इसको लेस करेंगे। और इस साल के अंत में कोई एडवांस मिल रहा है तो वो इस साल का नहीं, वो अगले साल का है, ठीक है, इसको लेस करेंगे। एक्चुअली क्या है, इसको थोड़ा सा आपको नोट करना पड़ेगा, नोट करके एक आध बार रीड करना पड़ेगा और प्रैक्टिस कर लेना होगा। इसको नोट कर लीजिए और लेस करने के बाद दो चीज़ें ऐड करेंगे। दो चीज़ें क्या क्या ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग इन द ईयर, इस साल का अंतिम जो बकाया है वो, और इस साल के शुरू में जो एडवांस मिला था वो ऐड करेंगे। इस साल के अंत में जो एडवांस मिला है तो आप समझ लो इस साल के अंत में जो एडवांस मिला वो अगले साल यूज होगा तो इसको लेस करेंगे। और इस साल के शुरू में जो आउटस्टैंडिंग शो हो रहा था वो पिछले साल का था, इसको लेस करेंगे। ये चीज़ हो गई क्लियर, नोट कर लिया आपने। चलिए बहुत अच्छे हैं आप, शाबाश। पूंजी निधि क्या है, आपने कभी पढ़ा है? वो 11 जब पढ़े होंगे तो कैपिटल आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, अकाउंटिंग का क्वेश्चन, वही तो पूंजी निधि है। तो वहाँ पे कैपिटल हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, जो व्यापारिक संगठन है उसके जगह उसके लिए वो कैपिटल यूज करते हैं, नाम यूज करते हैं। जो गैर व्यापारिक संगठन है उसके लिए हम लोग उसको, है ना, पूंजी निधि का नाम देते हैं, ठीक है। किसका नाम देते हैं? पूंजी निधि का। तो आप याद रखना कि पूंजी निधि किसे कहते हैं, तो कुल प्रारंभिक संपत्ति में से कुल प्रारंभिक दायित्व को जब हम घटा देते हैं, ठीक है, मतलब हमारी जो संपत्ति है उसमें से जो दायित्व है घटा देने के बाद जो पैसे बचते हैं वो एक्चुअल में हमारी पूंजी है, ठीक है। जैसे मेरे पास 50,000 का कोई संपत्ति है और मेरे पास बाहरी दायित्व 20,000 का है तो इसका मतलब मेरे जो अपने पैसे लगे हैं वो 30,000 लगे हैं, ठीक है, बरोबर, ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है समझने के लिए। समझना फिर से, तो कुल प्रारंभिक संपत्ति में से कुल दायित्व को जब हम माइनस कर देते हैं तो जो पैसे बचते हैं उसको पूंजी निधि कहते हैं। निकालने का तरीका जान गए, पूंजी निधि बराबर क्या होता है, निर्धि लिखा गया है तो यहाँ निधि कर लीजिएगा आप, फिर जब करिएगा तो पूंजी निधि बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। इस प्रारंभिक पूंजी निधि से अधिक को जोड़ा जाता है और कमी को घटाया जाता है। मतलब ये है कि आपने जो इनकम कमाया है उसको पूंजी में ऐड करते हैं, जो आपने लॉस कमाया है, जो घाटा है उसको आप लेस करते हैं। सिंपल है, क्या दिक्कत है इसको समझने में, ठीक है। तो जो कर्ज संपत्ति में से हम कर्ज को घटा देंगे उसके पास जो पैसा बचेगा उसको हम पूंजी निधि कहेंगे। फटाक से आप नोट कर लीजिए, जल्दी से अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ये रहा आपके सामने, कोष आधारित लेखांकन क्या होता है। तो आपने कई बार
ये जनरली आपने नहीं देखा होगा गैर व्यापारिक संगठनों में। ये गैर व्यापारिक संगठनों में जनरली यूज किए जाते हैं। कोष आधारित लेखांकन क्या होता है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि गैर व्यापारिक संगठन में किसी खास उद्देश्य के लिए वो संगठन बनाई जाती है। तो किसी खास उद्देश्य के लिए बनाई जाती है तो उस खास उद्देश्य के लिए वो पैसे होने चाहिए। जैसे मान लो कि आपका क्रिकेट क्लब है, तो मैच के लिए पैसे आपके पास उतने होने चाहिए जिससे आपको मैच करवाने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि मैच फंड के नाम से एक अलग से अकाउंट रखना पड़ेगा। बाकी खर्चों का अकाउंट आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैच फंड के नाम से एक अलग से अकाउंट रखना पड़ेगा, प्राइज के नाम से एक अलग से अकाउंट रखना पड़ेगा, ताकि पैसे की शॉर्टेज ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि मैच करवाने में पैसे ही ना रहे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस अकाउंट को, इस फंड को मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन करके काम करना पड़ेगा। जनरली ये आपको गैर व्यापारिक संगठन में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चूँकि समझना बहुत सिंपल है, इसका परिभाषा तो और सिंपल है। कोष आधारित लेखांकन की वह पद्धति है जिसमें अलाभकारी संगठन विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, समझना मैंने क्या कहा, जैसे मैच आपको करवाने तो आपका ये काम है ना, तो इसमें पैसे होने चाहिए तब तो करवाएंगे। तो इसको शुरू से ही आपको मेंटेन करके चलना होगा कि इसमें बराबर जितने पैसे लगने हैं उतना रहे, ठीक है, पूर्ति किया जाता है। अलग अलग कोषों का निर्माण करते हैं, बहुत सारे कोष बनाते हैं कि इस काम के लिए इस कोष में एक गुल्लक बना, इसका मतलब ये है कि गुल्लक बना लिया कि इस काम के लिए इसमें पैसे डाल दिए, इस काम के लिए इसमें पैसे डाल दिए, इसमें डाल दिए, इस काम के लिए इसमें पैसे डाल दिए, और ये रिजर्व रखेंगे, ठीक है, उसको टच नहीं करेंगे, ताकि काम जब आए उस समय ये पैसे हमको मिल जाए। क्लियर? आगे बढ़े। कोष विशेष से संबंधित प्राप्तियों एवं आय को उस कोष में जमा कर देते हैं। जैसे मान लो कि मैच फंड के लिए हमें कोष इकट्ठे किए, मैच फंड के लिए मुझे पैसे मिले, लेकिन उसको अगले साल यूज करना, इसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा कहीं, ठीक है, और उससे मुझे इंटरेस्ट भी मिल जाएंगे ना, तो उस पैसे को उस कोष में ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे और जो व्यय होंगे उसमें से लेस कर देंगे भाई, कि मान लो कि मैच कोष में आपके पास 40,000 रुपया है, ठीक है, आपने इन्वेस्ट कर रखा था, 2,000 रुपया का आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो कोष में 42,000 रुपया। जब आपने मैच करवाया तो आपके 30,000 रुपया खर्च हो गया। अभी भी कोष में कितने बचे हैं? 12,000 बचे हैं। के लिए बात समझ में आ रही है? अब कहोगे सर अगर कोष से ज़्यादा का खर्चा हो जाए तो आपके लिए खर्च की बात है, वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो कोष है, हाँ, जो कोष है प्यारे बच्चों, उसको हमें कहाँ दिखाना है, वो हमारे लिए अब इतना सा समझ लिए। कोष आधारित लेखांकन से आप क्या समझते हैं? तो हम जब अकाउंट के लिए, जब हम विशेष उद्देश्य के लिए अलग अलग कोष रखते हैं, अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो उसे हम कोष आधारित लेखांकन कहते हैं। जैसे मैच कोष, खेल कूद कोष, दिख रहा होगा आपको, मैच कोष, खेल कूद कोष, पुरस्कार कोष इत्यादि। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो और रीड करते रहना, ठीक है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, कोष आधारित लेखांकन और गैर कोष आधारित लेखांकन क्या है, ठीक है। जब हम सेट बनाते हैं, अलग अलग सेट बनाते हैं पुस्तकों का विशेष काम के लिए, देखिए व्यापारिक संगठन में कुछ काम विशेष नहीं होता है, ठीक है, जनरली सारे काम एकदम होते रहते हैं, है ना। लेकिन गैर व्यापारिक संगठन में खास विशेष काम के लिए ही वो संगठन होता है। तो क्या होता है, कोष का प्रयोग यह रोकर पर आधारित होता है। कोष क्या होता है? यह रोकर पर आधारित होता है, जितने पैसे की बात होती है। कोष में क्या होता है? पैसे की बात होती है। लेकिन गैर कोष में क्या होता है? पैसे की बात नहीं भी हो सकती। जैसे आप लाभ हानि खाता बनाते हैं तो उसमें कोष पैसे की बात नहीं भी हो सकती है, ठीक है। वो उपार्जन के आधार पर भी हो सकती है, पैसे आने को है तो भी काम हो सकती है, पैसे ड्यूज रहे तो भी काम हो सकती है, ठीक है। तो कोष आधारित ये रोकर के आधार पर है, रोकर याद रहेगा तो इधर गैर रोकर कर दीजिए। कोष का प्रयोग प्रायः इसे विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, लेकिन गैर कोष आधारित कोष का प्रयोग किसी भी लाभ उद्देश्य से किया जाता है। मतलब किसी भी काम में हम कर सकते हैं। अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो हमारे पास जो पैसे हैं उसको हम कहीं भी किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं, मेरा पैसा है। लेकिन कोष आधारित लेखांकन, अगर हम किसी क्लब चला रहे हैं, मैच कोष, मेरा मान लो कि मैच कोष में पैसे रखे हैं, अगर हम अभी इसको किसी भी काम में यूज कर लेंगे तो जिस समय मैच होगा
उस समय जब हम पैसे की ज़रूरत हमें पड़ेगी तो कहाँ से पैसे आएंगे, ठीक है। ये बिजनेस तो है नहीं कि हमेशा पैसे आते जाते रहेंगे। तो आपको जो पैसे दिए गए हैं वो आपके लिए लायबिलिटी है। जैसे मान लो कि किसी गैर व्यापारिक संगठन को आप रन कर रहे हो, तो आपके पास जो पैसे दिए गए हैं वो आपके लिए जिम्मेदारी है, उस काम को आपको करवाना होगा, ठीक है। लेकिन जब आप व्यापारिक संगठन चला रहे हो, आपका अपना बिजनेस है, तो फिर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, उस पैसे को जैसे चाहे रैंडमली आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो इतना तो आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। कोष आधारित लेखांकन क्या है? यह रोकर के पर आधारित है, और गैर कोष आधारित मतलब यह रोकर पर आधारित नहीं है। एक बात और समझिए, कोष का मतलब पैसा होता है, ठीक है। तो पैसा मतलब पैसा से संबंधित है, गैर कोष का मतलब पैसा से संबंधित नहीं है। कोष का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन गैर कोष आधारित लेखांकन में उस पैसे का प्रयोग कहीं भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। यह है मेरा इस वीडियो का, इस चैप्टर का 6ठा पेज। तो पापा वीडियो आपको कैसा लग रहा है बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है ये समझना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इस लेखांकन में प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जब आप कोष आधारित लेखांकन करते हैं मतलब गैर व्यापारिक संगठन बनाते हैं, तो कोष आधारित लेखांकन कहाँ होता है? गैर व्यापारिक संगठन में। तो इसमें आप क्या बनाते हैं? प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता, आर्थिक चिट्ठा। इसमें क्या बनाते हैं? लाभानी खाता और व्यापारिक खाता, आर्थिक चिट्ठा। बहुत सिंपल है। प्रत्येक कोष राजकीय कोष और वित्तीय लेखांकन इकाई है। इसमें जब भी आप कोई काम करते हैं तो राजकीय कोष और वित्तीय लेखांकन का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, लेकिन इसमें व्यावसायिक उद्यम की ही लेखांकन इकाई होती है। इसमें व्यावसायिक लेन देन का लेखा करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इस सिंपल सा मतलब समझ लो, कोष आधारित का मतलब आप विशेष काम के लिए, और गैर कोष आधारित का मतलब विशेष काम के लिए नहीं, ठीक है। किसी भी काम में कहीं भी आप पैसे को यूज कर सकते हो, है ना। बात समझ में आ रही है? आपके पास पैसे हैं, और गैर कोष आधारित लेखांकन में का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? गैर व्यापारिक संगठन में करते हैं। और गैर व्यापारिक संगठन में जो पैसे होते हैं उसको आप कहीं भी रैंडमली कहीं भी ऐसे यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप व्यापारिक संगठन में हो तो आप यूज कर सकते हो। ये बात सबको समझ में आ गई। कोष लेखांकन में स्वामी का कोई हित नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोष आधारित लेखांकन में अगर आप गैर व्यापारिक संगठन में हैं तो आपका कोई हित नहीं उस पैसे में। लेकिन ये तो आपका पैसा है भाई, गैर कोष आधारित लेखांकन में, है ना। आपका पैसा, आपकी बिजनेस, आप जैसे चाहें आप यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। मज़ा आ रहा है? चलिए तो आप इसको नोट कर लें, मैं फ्रेश कर देता हूँ। चलिए हीरा आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ख़त्म हो गया भाई, मज़ा आ गया। चलिए अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव का ये सेट है। तो सबसे पहले बात करेंगे पुरानी अखबार की बिक्री से प्राप्ति क्या है? आयगत प्राप्ति है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ऑप्शन देगा आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, दोनों, क्या कहेंगे? तो ये आयगत प्राप्ति है। पुराना अखबार किसी तरह का कोई बहुत बड़ा संपत्ति नहीं होता है, बात समझना। पुराना अखबार जब हम लेते हैं, तो किस उद्देश्य से लेते हैं? पढ़ने के उद्देश्य से लेते हैं। हमने न्यूज पढ़ी, बात खत्म हो गई, मेरे पैसे तो सद गए उसके, राइट ना, मेरे पैसे बराबर हो गए, समझना इस बात को। अब जब हम बेचकर कुछ पैसे मुझे आ भी जाएंगे तो वो क्या है? बहुत बड़ी पूंजी तो नहीं होनी है ना, समझना ना। 10-10 हज़ार का अखबार हम 100 रुपया 200 रुपया में बेच देते हैं, ठीक है। क्या है ये हमारी पूंजी तो नहीं है। 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया, है ना। मान लो कि आप इकट्ठा 1 साल का अखबार मान लो इकट्ठा करते हो, 365 अखबार इकट्ठा करते हो, कितने मिलने हैं आपको? कोई बहुत बड़ा पैसा तो नहीं मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी दौलत तो नहीं मिल जाएगी। इसको आप इनकम मानो और खर्च कर लो, ठीक है। इस पैसे को इनकम मानो, खर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुराना अखबार क्या? आगत प्राप्ति। अगले चलो आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार कोष से संबंधित आय व्यय को कहाँ दिखाएंगे? ठीक है, आय व्यय, अगर पुरस्कार कोष से संबंधित व्यय हो जाते हैं आपको तो आय व्यय खाते में दिखाना, मैंने आपको कहा। लेकिन पुरस्कार कोष हमेशा बैलेंस शीट में शो होता है, याद रखना। कोष किसका पार्ट है? ये बैलेंस शीट का पार्ट है, ये पूंजीगत प्राप्ति है। कोष हमेशा, लेकिन उससे अगर कोई व्यय होते हैं आपको, ठीक है, तो उसको कहाँ दिखाने? आय व्यय खाते में। अगला क्वेश्चन, ठीक है। गैर व्यापारिक संगठन के लिए आजीवन सदस्यता शुल्क क्या? मैंने आपको टॉपिक में बताया, आजीवन का मतलब एक मुट्ठी रकम को एक बार पकड़ो और इसको पूंजी बनाओ, ठीक है। उससे कोई बहुत बड़ा काम करो, राइट ना। उसको खर्च मत करो, उससे बहुत बड़ा काम करो, राइट ना। ये पूंजीगत प्राप्ति है। अगला टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 4, वसीयत अर्थात रिक्त को क्या मानते हैं?
रिक्त क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है, और इसको चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह की मोटी रकम है, और मोटी रकम को पकड़ो, पूंजी बनाओ, कहाँ डालो, चिट्ठे में रख लो। ठीक है, इसको खर्च मत करो, आय व्यय खाते में डालोगे तो खर्च हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई, मजा आ रहा है। सचिव को मानदेय का भुगतान किया, एक तरह का खर्च है ये। आ भाई सेवा दे, पैसे लेके जा, ये आयगत व्यय है, इसको हम लोग आयगत व्यय कहेंगे। ऑप्शन रहेंगे आयगत व्यय, पूंजीगत व्यय, आपको क्या लगाने हैं, आयगत व्यय। इसके बाद आप ज़रूर देखिएगा एमसीक्यू फॉर्म। ठीक है, नहीं मिल रहा हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। विशिष्ट दान क्या है, पूंजीगत प्राप्ति, अगर किसी खास काम के लिए पैसे दिए, मोटी रकम दी जाएगी आपको। ठीक है, उस मोटी रकम को रखो लो, खर्च मत करो, आय व्यय खाते में डालोगे, आयगत प्राप्ति मान के डालोगे तो वो खर्च हो जाएंगे। इसको आप रिजर्व करके बैलेंस शीट में रख लो, पूंजीगत प्राप्ति मान कर रख लो। कोई विशेष काम करना, कोई बहुत बड़ा काम करना। ठीक है, बकाया चंदा क्या है, चलो इसको देखो, आय व्यय खाते में लिखा क्या है, केवल आयगत मदों का। ऑप्शन देगा आयगत मद, पूंजीगत मद, आप क्या करना है, आयगत मद कि भाई हाँ, आय व्यय खाते में सिर्फ केवल आयगत मद। ठीक है, और से आय व्यय खाता, और से आयगत मद। ठीक है, बकाया चंदा क्या है, एक प्रकार का संपत्ति है, एक प्रकार का इनकम भी है। जो पैसे नहीं आए, आपके फंसे, वो संपत्ति भी है, और जो वो इनकम भी है, क्योंकि वो इनकम है, कहीं चला तो नहीं जाएगा, तो वो संपत्ति और इनकम दोनों है। यदि अस्पष्टता न हो तो प्रवेश शुल्क को आप आयगत प्राप्ति मानना, कुछ न कहे तो प्रवेश शुल्क का मतलब इनकम होता है। ठीक है, सिंपल। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क का भी जस्ट मैंने डिस्कस किया, एक मोटी रकम मिलेगी, इसको खर्च मत करना, इसको पूंजी मानकर बैलेंस शीट में रख लेना। पूंजीगत प्राप्ति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, मैंने आपको क्या क्या, पूंजीगत को, पूंजी को खर्च मत करना, पूंजी से कोई बड़ा काम करना, इसको बैलेंस शीट में रख लेना हिफाजत में। राइट, आय व्यय खाते में डालोगे तो खर्च हो जाएंगे। ठीक है, आयगत प्राप्ति की सभी मद, अब देखना भाई ये तो इनकम से रिलेटेड है, तो आय व्यय खाते में दिखाना। स्कूल, क्लब, अस्पताल, क्लब साझेदारी फॉर्म में कौन अलाभकारी संगठन नहीं है, इसमें से बताना है कि कौन सा संगठन अलाभकारी नहीं है, मतलब कौन सा संगठन गैर व्यापारिक नहीं है। तो ये तो भाई गैर व्यापारिक है, ये भी भाई गैर व्यापारिक है, ये क्लब भी गैर व्यापारिक है, लेकिन भाई ये साझेदारी फॉर्म जो है ये बिजनेस में किया जाता है। ठीक है, जहाँ आप व्यापार करते हो ना, वहाँ पर ये किया जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, आगे बने। हाँ, नेक्स्ट पापा वीडियो है ये, मतलब यह है कि सभी वीडियो का फादर वीडियो है। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। गैर व्यापारिक संगठन में देताओं में परिसंपत्तियों के अधिक को क्या कहते हैं, मतलब जब आप लायबिलिटी में से, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करते हैं। नोट करो, देखो नोट देखो, वहाँ से एक एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। मेरा नोट्स देखोगे तभी आपने नोट किया है, अपनी कॉपी को निकाल कर देखो, उसमें देखो कहाँ पर लिखा है मैंने इस बात को। वहाँ पर आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जब आप विशिष्ट में से लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो उसको हम लोग पूंजी निधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी निधि। के लिए 15 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदा को कहाँ दिखाएंगे? अग्रिम चंदा आपके लिए दायित्व है, आप चूँकि काम हुआ नहीं तो आपका इनकम तो है, लेकिन वो दायित्व की श्रेणी में भी आता है। ठीक है, तो उसको दायित्व कहेंगे। चंदा, दान, टिकट की बिक्री, एंडोर्मेंट निधि में कौन सा आय नहीं है? तो चूंकि आप जानते हैं कि एंडोर्मेंट निधि एक तरह का बैलेंस शीट का पार्ट है, ये एक तरह का डिपॉजिट्स होता है, ये पूंजीगत प्राप्ति होता है किसी विशेष काम के लिए। यहाँ भी विशेष लगा, जो विशेष है वो सब रखना है, विशेष काम में यूज होगा। तो ये एंडोर्मेंट निधि क्या है? ये आय का पार्ट नहीं है, ये पूंजीगत प्राप्ति है। इसको आय में मत डालना, नहीं तो खर्च हो जाएगा। आय व्यय खाते में शामिल किया जाता है केवल आयगत मद। 3 बार हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आय व्यय खाते में शामिल किया जाता है केवल आयगत मद। गैर व्यापारिक संगठन में अधिकतर लेन देन नगद होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भगवान की पूजा आपने की और कहा कि चंदे उधार रह गए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम दूंगा, ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19 देखें, लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज की सेवा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा क्या? आयगत प्राप्ति, लेकिन अगर चंदा विशेष हो जाए तो वो पूंजीगत प्राप्ति है। क्लियर? प्राप्ति में भुगतान खाता सारांश है समस्त आयगत प्राप्ति, समस्त पूंजीगत प्राप्ति का भुगतानों का। आप जान लो, प्राप्ति में भुगतान खाते में सभी दिखाते हैं, चाहे वो आयगत हो चाहे वो पूंजीगत हो, डजंट मैटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये क्वेश्चन कहाँ तक हो गया? ये 21 तक, 22 देखना। चलो 22 में क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कोष आधारित संधारित होता है यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की कुल राशि से अधिक हो। मैंने आपको क्या कहा कि अगर व्यय की राशि कोष से ज़्यादा हो जाए
तब तो आपको खर्च हो गया, कोर्स तो खत्म हो गया ना। जैसे मैच कोर्स में आपको सपोज कर लो मैच कोर्स में आपको 40,000 रखा है, लेकिन खर्च आपका 45,000 है, तो कोर्स तो खत्म हो गया, कोर्स खत्म हो गया। 5,000 का ऊपर से आपका खर्चा है, तो खर्च को कहाँ दिखाओगे? सिंपल, खर्च को आप कहाँ दिखाओगे प्यारे बच्चों? खर्च को आप दिखाओगे आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। याद है, आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। आपने जो नोट बनाया ना, है ना, आपने नोट बनाया, आपने रिकॉर्ड किया, उसको पढ़ते रहना एग्ज़ाम तक, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये सब नोट करो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। आगे, उपभोगजन्य मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को माना जाता है आयगत प्राप्ति। उपभोगजन्य वस्तु का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आपने उपभोग कर लिया, यूज कर लिया, और उसे आपने जितनी भी प्राप्ति आपको आ जाए, ठीक है, वो आयगत प्राप्ति है। और आय व्यय खाता क्या दर्शाता है? आय व्यय खाते के बैलेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अधिक या घाटा कहते हैं। क्लियर? क्या दर्शाता है? अधिक या घाटा। ये इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे, जब आप इसको रैंडमली याद कर लेंगे और जब आपके सामने ऑप्शन आएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? वसीयत या रिक्त कहते हैं। वसीयत को क्या मानते हैं हम लोग? दायित्व मानते हैं, अर्थात पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता क्या है? वास्तविक खाता। और आय व्यय खाता क्या है? नाममात्र खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28 हो गया, हाँ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। महाविद्यालय, खेलकूद क्लब, मारुति उद्योग, हॉस्पिटल, इनमें से कौन सा गैर व्यापारिक संगठन नहीं है? ठीक है, लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है, तो ये तो भाई लाभ न कमाने वाली संस्था है महाविद्यालय, ठीक है। खेलकूद क्लब भी लाभ के लिए काम नहीं करती है, हॉस्पिटल भी लाभ के लिए काम नहीं करती है। तो लेकिन जो उद्योग धंधे हैं आपके, मारुति उद्योग है, फोकट में तो मैं किसी को नहीं दे दूंगा ना कि जा भाई मेरा मारुति लेके जा, घूम, ऐश कर, है ना, ऐसा नहीं। मेरा बिजनेस है भाई, मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मारुति उद्योग गैर व्यापारिक संगठन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें प्यारे बच्चों। कमेंट्स बॉक्स जरूर देख में लिखना कि आपको ये कैसा लग रहा है, मैं बनाऊं वीडियो या छोड़ दूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आय व्यय खाता बनाया जाता है लाभ न कमाने वाली संस्था के द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राप्ति भुगतान खाता दिखाता है। जनरली प्राप्ति भुगतान खाता कैश बुक है और जनरली कैश बुक का डेबिट शेष ही होता है, ये बात आपको पता होगा पहले से भी। विशेष उद्देश्य के लिए प्रावधान क्या है? ये आपका दायित्व है और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाना, ये पूंजीगत प्राप्ति है। और जितनी भी पूंजीगत प्राप्ति है ये आपका दायित्व है और इसको चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। आय व्यय खाते में दिखाइएगा तो वो खर्च हो जाएंगे। आय गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए व्यय पे अधिक की अधिकता क्या कहलाती है? अधिशेष कहलाती है। व्यय पर अगर आपका आय अधिक है तो वो प्रॉफिट नहीं कहलाती है। ये काम लाभ हानि खाते में लाभ कमाने वाली संस्थाओं के लिए प्रॉफिट है, लेकिन लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के लिए ये अधिशेष मतलब सरप्लस कहलाती है, ये मैंने आपको बताया। प्राप्ति भुगतान खाता आधारित है रोकर बही के आधार पर, ये बात आपको याद रखनी है। प्राप्ति भुगतान खाता किस पर आधारित है? रोकर बही के आधार पर है। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिकल के तौर पे मैंने लिखा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 1,80,000 है, ठीक है। अदत्य चंदा 20,000 है वर्ष के अंत में, तो इसमें ऐड कर देंगे तो 2 लाख का हो गया भाई। हमारा इसी साल का ना है, तो इस साल का पूरा हिसाब हम करेंगे, 2 लाख हो गया। अब इसमें क्या है, अंत में अग्रिम मिला है भाई, ये जो 10,000 रुपया है ये तो अगले साल यूज होगा, चूँकि अंत में मिला है तो मेरा तो साल खत्म हो गया ये ना, तो 10,000 माइनस करेंगे 1,90,000 रुपया आ जाएगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आप देख लेना। एक प्रैक्टिकल काफ़ी है इसको समझने के लिए। चलिए, तो मेरा सीरीज़ इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर का ये सीरीज़ मेरा प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा इसको फेमस कर दो, ठीक है। चलिए फेमस कर दो इसे यार, कुछ तो करो, कुछ तो फितरत रखो इंसानों की तरह कि मेरी मेहनत का कुछ फल मिल जाए, आज नहीं तो कल मिल जाए, राइट। तो आप करते रहना, मेरे लिए भी कुछ है। तो समझ में आ गया होगा, सारा टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, जितने भी चीज़ें थी आपके इस चैप्टर में। एनपीओ में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब गैर व्यापारिक संगठन, ये एक तरह का ऐसा संगठन है जो सारांश समझ लीजिए, जो लाभ नहीं कमाती है। इसमें 3 तरह के अकाउंट जनरली बनाए जाते हैं, प्राप्ति भुगतान खाता, लाभ हानि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए जाते हैं, ठीक है। ये समाज की सेवा के लिए काम करती है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है,
ठीक है। ये अपने यहाँ कोर्स आधारित लेखांकन करती है, अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग कोर्स बना के रखती है, ठीक है। जैसे मैच कोर्स, खेलकूद कोर्स, कुछ भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। प्राप्ति भुगतान खाता क्या है? एक मतलब वास्तविक खाता है, ठीक है। आय व्यय खाता क्या है? एक नाम मात्र खाता है, ठीक है। इसके अलावा आप मेरा एक सीरीज़ और देख लीजिए, बहुत आपको बहुत हेल्प करेगा। और प्रैक्टिकल के भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं। आप अकाउंट्स 12th नाम का एक प्रैक्टिकल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाइए उसे वॉच करिए, निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ा मतलब अपने आप पे गुनाह कर रहे हैं। आप कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, उसे शेयर करें। और मैं जो बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका, कि आप पढ़ते जाएं, नोट करते जाएं, फेयर बनाइए, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट की आदत है कि वो लिखता है। अगर आप लिखते नहीं हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं और आप सफल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सफल होने के लिए आप लिखिए, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आप लिखेंगे वो चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है जी। मज़ा आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अगले चैप्टर का बनाऊं या ना बनाऊं। ये आपको समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है, ठीक है, कि नहीं आ रहा है। और नोट ज़रूर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।